Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's jump straight to today's topic. So, now we will be discussing some significance of the temperature inversion. In the previous class, the last topic was temperature inversion. So, we have seen two types of temperature inversion. The first one being advectional and the second one is non-advectional. In advectional there is an actual movement of air, and in the second one non-advectional, that is we have studied the ground or radiation inversion. So I have told you the Delhi's problem is regarding this ground or radiation inversion. In the non-advectional we have seen the various subcategories like sea smoke था, then हमारे पास क्या था, वैली इन्वर्जन था, then फ्रंट्स वाला था, then mixing of warm as well as cold ocean currents था. So all these subtypes we have seen. Now we will jump to the significance, which is not that much of a big deal. तो significance में आप सबसे बड़ी बात क्या लिख सकते हो? Yes, the formation of fog. So in all the temperature inversion there is a involvement of fog. So this fog reduces the visibility 20 meter, 30 meter, 50 meter if you are residing in the northern belts region, जो agriculture region है, जो हमारा वेस्टर्न यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया. सो अगर आप यहाँ रहते हो तो आपने विंटर्स में देखा होगा कि यहाँ धुंध बहुत जमती है, फॉग बहुत जमती है. सो इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, सब कॉजिंग एक्सीडेंट्स. सो दिस इज द मेन पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस. अनदर सिग्निफिकेंस इज basically I have told you in the previous classes that fog mixed with the smoke that is present already in the environment and hence forming smog, SMOG. So there can be two types of smog. तो आज वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So this is the whole differences between the classical as well as photochemical smog. तो आपको वैसे समझ आ ही गया होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ मैनर. क्लासिकल स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरियस और लंदन स्मॉग. आप ये सब रट लोगे, मुझे पता है, याद कैसे करोगे? तो मेन दिक्कत आता है कंसेप्ट्स को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा. देखिए, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप एंड दैट टू इन ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन में. सो
मैंने पहले ही आपको बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में, द मेन सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इज इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि कोल हैज़ द सल्फर कंटेंट एंड द मेन सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज द व्हीकुलर पोल्यूशन। वाई? क्योंकि डीजल और पेट्रोल, तो वहाँ से हमारे पास आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इंडस्ट्रीज से आता है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। क्लासिकल स्मॉग, जो भी आप कहीं भी क्लासिकल, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, इसका मतलब जो बहुत ही अच्छे से पुराना, वेल स्टेब्लिश्ड और थोड़ा पुराना म्यूज़िक को बोलते हैं क्लासिकल। किसी भी चीज़ को बोल देते हैं हम क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूज़िक। तो ये पुरानी वाली स्मॉग है, ये पहले से चली आ रही है। तो लंदन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ एंड देयर इज़ अ बर्जियोनिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज, तो क्या हुआ? यस, देयर इज़ अ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हैंस वी कैन विटनेस द क्लासिकल स्मॉग देयर। सो व्हाट हैपेंड इन द अर्ली डे, जब दिन उगने ही वाला होता है, जब सूरज उगने ही वाला होता है, तब हम क्या देखते हैं? देयर इज़ अ हैवी फॉग near the cities as well as in villages also, but this classical smog will disappear as soon as the sun will rise. Why? Because the sun's insolation will evaporate the water droplets present inside the smog. So आपके पास क्या बचा? बस स्मोक बची, और वो तो इंडस्ट्रीज में रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया या सिटीज़ में वो तो रहती है। सो बेसिकली हमारे पास ये स्मॉग वर्ड वहाँ ख़त्म हो जाता है एज सुन एज द सनराइज। सो यही सब चीज़ें लिखी है। क्लासिकल स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरियस स्मॉग। क्यों? बिकॉज द मेन ओरिजिन इज द इंडस्ट्रीज। और लंदन स्मॉग, क्योंकि लंदन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ऐसे आप सब याद कर सकते हो। तो डेट्स वाई लंदन स्मॉग बोलते हैं क्लासिकल स्मॉग को। सल्फर मैंने बताया इंडस्ट्रीज से आता है, तो सल्फर इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सो दिस स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग इज कॉज्ड बाय द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, then only in early morning, but it will disappear as soon as the sun will rise. On the other hand, we have the photochemical smog. So this is also known as Los Angeles smog. Los Angeles is a city, इतना मेरे को अच्छी तरह पता नहीं है, सिटी है, स्टेट है, अभी के लिए सिटी मानते हैं, सिटी इन द नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की है। So this photochemical smog is caused by the oxides of nitrogen, and the main source of the oxides of nitrogen is vehicles. This would be present after the sun has been risen. तो ये डे टाइम में पूरा रहती है photochemical smog, and this is caused by the secondary pollutants. How the secondary pollutants? Because this oxides of nitrogen is one of the substrate of the whole chemical reaction. This is the whole chemical reaction that I have written. Oxides of nitrogen plus VOC, volatile organic compound, like asbestos होता है and various types of chemicals, उनकी smell होती है. So these are called VOC, volatile organic compounds. जैसे मान लीजिए जो पेंट की स्मेल होती है, सो डेट इज़ अ VOC. जो नए फर्नीचर्स की स्मेल होती है, डेट इज़ नथिंग बट VOC. Oxides of nitrogen plus VOC in the presence of sunlight, we have these three. O3, the ozone layer has been formed. Acha, this ozone is the bad ozone. So ozones can be categorized into two. Previously we have studied the good ozone that is present in the atmospheric layer. तो ओजोन किससे नापी जाती है? डॉप्सन यूनिट से नापी जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ ओजोन इज बैड ओजोन विच इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर. Why? Because ozone is a very poisonous gas. So yes, it is serving its purpose by being in the lower level of stratosphere. But as soon as it enters troposphere, it will become a bad ozone. तो बातें साइड में रखते हैं, प्रीवियस क्लासेस की बातें थी. ओजोन प्लस PAN, इसका फुल फॉर्म हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. परऑक्सी एसेटनाइल नाइट्रेट ऐसे करके कुछ है, पर हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. प्लस सम एल्डिहाइड्स. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री विल रिप्रेजेंट द फोटोकेमिकल स्मोक. सो ये सारी रामकथा थी हमारी स्मोक की. तो ये फोटोकेमिकल स्मोक से, क्लासिकल स्मोक तो हमें पता है क्या होता है. थोड़े गले में प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन इन आइज होगी, इरिटेशन इन स्किन होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो कैंसर का भी रूप से ले सकती है, क्या पता, स्किन कैंसर ये सब. फोटोकेमिकल स्मोक इज़ गारंटीड. आपको स्किन कैंसर हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो भी हम दिल्ली में देख रहे हैं वही चीज़ है ये फोटोकेमिकल स्मोक. और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगा प्लांट्स में, येलो स्पॉट्स आ जाएंगे प्लांट्स में. सो दीज आर ऑल द
कंसिक्वेंसेज ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग में होंगी। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट दिल्ली इज़ फेसिंग। अब दिल्ली की 3-4 चीज़ें हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हम दिल्ली में ही क्यों फेस कर रहे हैं, और कहीं तो फेस करते नहीं। इफ़ यू आर लिविंग और इन द previous attempts you have lived in the मुखर्जी नगर एरिया, करोल बाग एरिया, देन राजेंद्र नगर एरिया, तो आपने देखा होगा कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग दीपावली के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतनी ज़्यादा हो जाती है डैट यू कैन फील द सेंसेशन ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। और ये रियलिटी की बात है, क्योंकि मैं भी वहीं था, तो मुझे पता है कितनी भयंकर होती है फोटोकेमिकल स्मॉग। वी आर एडल्ट्स तो हम सह लेते हैं, ओल्डर जो लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दिल्ली इज़ फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, नॉट एग्जाम्पल्स बट इन द प्रीवियस नॉन एडवेक्शनल सब टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन वी हैव स्टडीड 4 to 5 पॉइंट्स। तो वही चीज़ें यहाँ दिल्ली के केस में आ जाती है। द फर्स्ट वन इज देयर इज़ अ नो एयर सर्कुलेशन। वाई? बिकॉज दिल्ली इज़ द कॉन्टिनेंटल सिटी, इट मीन्स लैंड लॉक्ड है वो हर जगह से। सेकंड, थोड़ी सी उसके ऊपर डबल जेओपार्डी वो बोलते हैं, दोहरी मार कैसे पड़ गई? इट इज़ सराउंडेड बाई एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो वहाँ से क्या आता है? यस, स्टबल बर्निंग। सो स्टबल बर्निंग इज़ नॉट द प्राइमरी कॉज बट वन ऑफ द सेकेंडरी कॉज। बट इतना न्यूज़ में सेंसेशनलाइजेशन हो गया उसका, तो फिर हमको लगता है कि स्टबल बर्निंग ये सब चीज़ है, बट ऐसी बात नहीं है। द फर्स्ट वन और द प्राइमरी रीज़न इज़ क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में? द व्हीकल्स इन दिल्ली। द रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन दिल्ली इज़ डबल देन द ऑल द 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, तो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे पास, मुंबई, बेंगलोर, देन कोलकाता, इन सबसे डबल व्हीकल्स रजिस्टर्ड है, आई थिंक 1.2 करोड़ इन दिल्ली। सो दिस इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो हमारे पास नॉक्स है, इसको नॉक्स बोलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास नॉक्स आ गया है। देयर आर नो विंड्स, देयर इज़ अ कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट दैट समर्स विल बी मोर वार्मर एंड विंटर्स विल बी मोर कोल्डर। तो सीवरिटी ऑफ द टेम्परेचर आ जाएगी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स will eventually add up to the atmosphere of Delhi after दिवाली। तो इसको सॉल्व कैसे करें? हाँ जी, यही सब जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वैसे ही सॉल्व होगा। हवा नहीं चल रही, हवा चलाओ। कैसे चलाओगे? हाँ जी, जैसे एक वायु सिस्टम लगाया है, WAYU, IITO के पास लगाया है। सो दिस इज़ बेसिकली अ विंड फैन। तो ये ब्लो करेगा विंड। तो जो भी कॉमन एंट्रेंसेज होते हैं सिटी में, अगर आपने ये वहाँ फैन लगा दिए, बहुत बड़े बड़े लगाएंगे तब होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ जितने भी फोटोकेमिकल स्मोक जमी होगी वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाएगी। देन जापान या साउथ कोरिया की एक इनोवेटिव टेक्निक है, वो क्या करते हैं? वो कर्विलिनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं। वाई? बिकॉज एज सुन एज वी हैव इंसोलेशन ऑफ सन इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड कंसनट्रेट इन द पूल ऑफ वाटर। अगर पूल ऑफ वाटर में कंसनट्रेट हो जाएगी सारी इंसोलेशन और पूल ऑफ वाटर गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? यस, मिटिगेशन ऑफ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग। तो टेम्परेचर बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं? Yes, we are talking about temperature inversion. This topic comes in temperature inversion. तो ग्राउंड इन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा था रेडिएशन इन्वर्जन में, कि ग्राउंड कोल्ड होना चाहिए तभी हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो हमें टेम्परेचर इन्वर्जन ही तो रोकना है, तो क्या करेंगे? ग्राउंड वार्म कर देंगे। और वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बॉयल आराम से होगा, ठंडा आराम से होगा। तो नाइट भर गर्म रहेगा तो टेम्परेचर इन्वर्जन ही नहीं होगा। Then national ambient air quality. So this particular thing is launched. In this we track the greenhouse gases or the pollutants like PM 2.5, PM 10, carbon monoxide, then oxides of sulfur, oxides of nitrogen. So these things
वी ट्रैक, और जैसे कि हमारे पास हमें सामने दिखते रहेगा कि इतना पॉल्यूटेंट्स हैं, तो क्या पता किसी 200-300 वर्ष में हमारी ह्यूमैनिटी थोड़ी जाग जाए और हमारे पास थोड़ा ऊपर का माले में अकल आ जाए। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दैट भारत स्टेज। सो अभी कौन सा चल रहा है? यस, 6। सो बेस्ड ऑन द यूरोपियन एमिशंस, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड द भारत स्टेज नॉर्म्स। तो ये क्या है? ये फ्यूल की कैटेगरीज हैं, डीजल एंड पेट्रोल बोथ इसमें मिलते हैं। तो जैसे जैसे भारत स्टेज ऊपर होता जाता है वैसे वैसे यस द नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेंट विल रिड्यूस इन द फ्यूल। तो अब भारत स्टेज 6 आ चुका है हमारे पास। हमने भारत स्टेज 5 क्या किया है? जंप कर दिया है। भारत स्टेज 5 हम नहीं लाएंगे, हम सीधा भारत स्टेज 6 को अपनाएंगे। और निकालता कौन है? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होती है? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। तो ये वाली मिनिस्ट्री भारत स्टेज नॉर्म्स निकालती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। देन जो भी दिल्ली में चलता है वो तो हमें पता ही है। क्लोजिंग ऑफ, ये मैंने अपने ट्रेलर में भी डाला एनवायरनमेंट में, क्लोजिंग ऑफ बदरपुर पावर प्लांट। बदरपुर का है? फरीदाबाद, पेरीफेरी है दिल्ली और हरियाणा की, तो फरीदाबाद उधर है। तो वहाँ से क्या होता है? अगर बदरपुर पावर प्लांट क्लोज हो गया, सो वी आर टैकलिंग द क्लासिकल स्मोग। तो इससे हमारे पास क्लासिकल स्मोग कम हो जाएगी। ऑन द अदर फ्रंट वी आर टैकलिंग द फोटोकेमिकल स्मोग बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑड इवन सिस्टम और द राशनिंग ऑफ कार। तो राशनिंग ऑफ कार नंबर से हमारे पास देयर इज अ रिडक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। सो वी हैव टू हिट एट बोथ द फ्रंट्स। ऑल्सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड द वायु सिस्टम एट ITO विच इज़ अ विंड ब्लोअर या विंड फैन आप बोल सकते हो। फिर जगह जगह पे जो भी आश्रम है, देन ITO हो गया हमारे पास, देन कश्मीरी गेट है, तो इन सब के आसपास वी सी ह्यूज बोर्ड्स। इनफैक्ट इन मेट्रोज ऑल्सो हमारे पास बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते हैं दैट इज शोइंग द प्रेजेंट एयर क्वालिटी। तो वो NAQ है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी। सो ये इंडेक्स है हमारे पास। ये अभी तक आया नहीं है, ये भी आ जाएगा थोड़े दिन में। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द स्मॉग, SMOG स्मॉग। नाउ देर आर वेरी इनोवेटिव टेक्निक्स ऑल्सो लाइक द वन अडॉप्टेड बाय द दिस साउथ कोरिया और जापान में, जहाँ भी है ये कि कर्वीलिनियर बिल्डिंग बनाएंगे हम ताकि सारी इंसोलेशन कंसनट्रेट हो जाए एक पॉन्ड में। देन सेकेंड चीज़ है कि हम एरोपोनिक्स करें। भाई हमें ग्रीन हाउस गैसेज कम कर दें, तो उससे भी हमारी हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन उससे ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन तो नहीं करता, बट एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आधा ही एनवायरनमेंट ही पढ़ रहे हो आप वैसे अभी, तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ भी आप एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को टाल नहीं सकते। तो UPSC भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो बहुत डायरेक्ट है, और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है जैसे वॉल्केनो से क्या क्या निकलता है और आपके पास 6-7 ऑप्शन दे दिए, उसमें मरकरी है, यूरेनियम है, सब चीज़ें हैं, तो उसका आंसर मोस्टली सारे ही चीज़ें होते हैं। तो समझ गए? तो एक मैं टर्म बता रहा था आपको इसी से रिलेटेड, एरोपोनिक्स होता है, दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट द सॉइल इन एयर। तो अगर आप देखोगे जाके राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी में, तो ऐसे ऐसे बंडल्स होंगे, उसमें ऐसे ऐसे होल्स होंगे और वहाँ से प्लांट्स आ रहे होंगे। तो कैसे उगते हैं? उनके अंदर एक सॉल्यूशन चलता रहता है एक मशीन में, तो उससे वो उगते रहते हैं। ठीक है, अभी कैसे रिलेट होगा इससे नहीं जानता, बट नॉलेज है तो ले लो। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो क्लाउड में स्प्रे कर सकते हो। तो अगर क्लाउड में स्प्रे कर दिया तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी। बारिश से क्या होगा? पॉल्यूटेंट्स नीचे बैठ जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। So these are all the things and innovative techniques that can be used to avert the temperature inversion. Now we will be starting not the new topic, but first एक small topic है isotherms। तो isotherms heading डाल लीजिए।
So what are isotherms? Yes, line द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द इक्वल टेम्परेचर। तो इक्वल टेम्परेचर कैसे, कितनी फालतू चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। आइसोथर्म्स ऐसी इमेजिनरी लाइन्स हैं, पहली बात तो इमेजिनरी लाइन्स हैं, पर फिर भी ये थोड़ी ठीक है, इनसे कुछ पता चल सकता है। बट आगे सुनिए इसकी डेफिनेशन। ये एक ऐसी लाइन्स हैं डिफरेंट प्लेसेस में इक्वल टेम्परेचर जहाँ भी है ये उनको ज्वाइन करती है। अब कैसा इक्वल टेम्परेचर, सी लेवल पे अगर एक प्लेस हिमाचल में और एक प्लेस गोवा में, तो गोवा पे तो सी लेवल पे ही है, जो प्लेस हिमाचल प्रदेश पे है उसको भी ये इमेजिनेशन करेगी कि सी लेवल पे है, और तब ये प्लेस का कितना टेम्परेचर होगा सी लेवल पे। तो ऐसे इक्वल पॉइंट्स को ये ज्वाइन करती है। तो सोचिए कितना फालतू का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, पर हमको पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। सबसे पहले इमेजिनरी लाइन्स, कैसी इमेजिनरी लाइन्स है, डिफरेंट प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, दैट्स वाई आइसोथर्म्स, ठीक है। तो इतना तो ये इसका डेफिनेशन है, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे, ये सारी प्लेसेस को मीन सी लेवल पे लाती है और तब देखती है उनका टेम्परेचर कितना है, और तब ये ज्वाइन होती है इक्वल टेम्परेचर लाइन्स। दिस इज़ नथिंग बट आइसोथर्म्स। थोड़ा एटलस खोलेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, अगर वर्ल्ड एटलस खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा देयर इज़ अ अबंडेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो दीज लाइन्स, आइसोथर्म्स लाइन, ये बहुत ही वाइडली स्पेस्ड है। कहाँ? यस, इन द नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर। बट इन द नदर्न हेमिस्फीयर वी हैव द अबंडेंस ऑफ बोथ द लैंड एज वेल एज वाटर। तो लैंड और वाटर जहाँ भी आ गए, वी हैव कॉन्टिनेंटलिटी एज वेल एज मैरीटाइम इफेक्ट, सेवरिटी इफेक्ट होगा। और मैंने बताया वाटर और लैंड का नेचर बहुत ही डिफरेंट है, तो क्या होगा? यस, देयर इज वेरिएशन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेट्स वाई आपको बहुत ही क्लोज स्पेस लाइंस दिखेंगी और बहुत ही थोड़ी ज़्यादा दिखेंगी इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सारी लाइंस, इसका मतलब क्या है? अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो ये आइसोथर्म्स, इसका मतलब ये है देयर इज़ अ वेरी ह्यूज वेरिएशन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर। अंडरस्टूड? एक और चीज़ है इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल वे में भी समझा दूंगा आपको, और याद करने के उसमें भी समझा दूंगा। आपको देखना है आपको कैसे याद करना है। ये डायग्राम बना लीजिए एक बार। सो दीज आर द आइसोथर्म्स। रिजल्ट देख लीजिए, जिनको बस रिजल्ट याद करना है वो भी याद कर सकते हैं।
जिनको रिजल्ट याद करना है, यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकती है ऐसे, तो आप सीधा रिजल्ट देख लीजिए। इन समर्स आइसोथर्म्स फ्रॉम लैंड टू सी, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, बेंड्स इक्वेटरवर्ड्स। इन विंटर्स आइसोथर्म्स अगेन फ्रॉम लैंड टू सी, बेंड्स पोलवर्ड्स। क्या समझा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। लैंड से स्टार्ट करके अगर सी में जा रहे हैं, ये पूरा सी है, दिस इज पीस ऑफ लैंड, दिस इज इक्वेटर, सो दिस इज द सी पार्ट, ये पूरा सी है, यहाँ भी ये पूरा सी है, ये भी पूरा सी है, ये भी पूरा सी है, एंड दिस इज द लैंड पार्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड एंड गोइंग टुवर्ड सी, इन समर्स, ये रहा समर्स, इन समर्स आइसोथर्म्स फ्रॉम लैंड टू सी बेंड्स इक्वेटर्स। तो ये अगर इक्वेटर है तो आप देख सकते हैं इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स इक्वेटर। विंटर्स देख लीजिए, इन विंटर्स आइसोथर्म्स अगेन फ्रॉम लैंड टू सी बेंड्स पोलवर्ड्स। ये देखिए ये लैंड, यहाँ पोल हो गई, तो ये देखिए पोल की तरफ बेंड हो रहा है। सो दीज आर द टू मेन रिजल्ट्स। जिनको बस रिजल्ट रखता है दे कैन स्किप द वीडियो टू द अदर सेक्शन, जो अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं। जिनको समझना है कंसेप्ट, वो थोड़ा सा इधर देखिए, पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। क्या होता है? warm weather more warm, cold weather more cold, so this is the continentality effect. Maritime effect is a moderating effect, continentality effect is the severity effect. अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक बार में समझना, अगर आ जाए समझ में तो। दिस इज अवर आइसोथर्म एंड दिस इज द, ये जो मैंने लाइन बनाई है रेड से नीचे वाली, दिस इज द 25 डिग्री आइसोथर्म लाइन। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पानी में हमारे पास 25 डिग्री है, इस पानी में भी हमारे पास 25 डिग्री है ऑन द सिमिलर लाइन। दिक्कत कहाँ आ रही है? यस, दिक्कत आ रही है हमारे पास लैंड पे। लैंड पे क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए लैंड पे हमारे पास हो जाएगा सीवियरिटी इफेक्ट, इट्स मीन कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। इसका मतलब है अगर हम ये 25 और ये 25 ये दोनों लाइन जोड़ देंगे तो आना तो हमारे पास यहाँ लैंड पे भी 25 आना चाहिए, बट इट इज़ अ सीवियरिंग इफेक्ट। मतलब यहाँ अगर 25 डिग्री लैंड पे हो गया तो लैंड पे कितना शो हो गया सीवियरिटी करके, यस 35 40 45 कितना भी बढ़ा लो, बस हमको इतना पता है सीवियर हो जाएगा यहाँ। तो अगर यहाँ इक्वेटर के पास आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? इक्वेटर वर्ड्स या पोल वर्ड्स? ऑफकोर्सली पोल वर्ड्स, हमने पढ़ा था टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोल वर्ड्स हमारे पास थोड़ा कम टेम्परेचर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ ये हो जाएगा कम से कम 35 या 40 डिग्री सेल्सियस। डेट्स वाई वी हैव सीन इन समर्स आइसोथर्म्स फ्रॉम लैंड टू सी बेंड्स इक्वेटर वर्ड्स। तो ये देखिए लैंड से हम सी पे जा रहे हैं, सही है पूरा, कोई टेंशन मत लो। लैंड से हम सी पे जा रहे हैं, हम रहते कहाँ हैं? हमेशा लैंड पे रहते हैं। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? लैंड से करना है और सी के टुवर्ड्स जाना है। तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, इन समर्स आइसोथर्म बेंड्स इक्वेटरवर्ड्स। ये हमारा ये हमारा इक्वेटर, ये देखिए यहाँ मुड़ गया, सही बात है। इसी को यूपीएससी अलग तरीके से दे सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सी एंड गोइंग टुवर्ड्स लैंड, इन समर्स द आइसोथर्म बेंड्स पोलवर्ड्स। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। हमको क्या याद रखना है? वी डोंट हैव टू रिमेंबर द सी पार्ट, वी ओनली हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक कंसेप्ट। वी लिव ऑन लैंड, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम land, our journey will always start from land and we will approach to the sea. समर्स में क्या होगा? मैंने जो भी कंसेप्ट बताया अभी, एक 25 डिग्री की लाइन ज्वाइन तो हम कर देंगे, बट इन बिटवीन देयर इज अ लैंड पीस एंड लैंड हैज़ अ कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। इट मीन्स दिस सेम 25 डिग्री वी विल नॉट फाइंड एट द सेंटर ऑफ द लैंड। सो इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री, we have to approach some polewards in polewards direction. So that's why हमने थोड़ा poleward किया है। तो इक्वेशन हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी है? स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड एंड गोइंग टुवर्ड्स सी आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड्स। सो ये था हमारा कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को नीचे लगाते हैं। इन विंटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी द आइसोथर्म्स बेंड पोलवर्ड्स। दिख रहा है आपको, ये इक्वेटर है तो पोलवर्ड्स बेंड हो रहा है।
वापस से वही करेंगे हम, 25 डिग्री की लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब 25 डिग्री की लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमको यहाँ भी 25 मिलना चाहिए, बट ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट कूल डेज विल बी मोर कूलर। तो दिक्कत क्या होगी भाई, ये होगा टेम्परेचर आपके पास कम से कम मान लीजिए 10 हो जाएगा, 10 या 9 मान लीजिए, 10 या 9 डिग्री होगा सेवरिटी इफेक्ट। तो थोड़ा सा कम ठंडा या थोड़ा सा गर्म हमें इक्वेटर वर्ड्स मिलना चाहिए, पोल वर्ड्स मिलना चाहिए। ऑफकोर्सली थोड़ा इक्वेटर वर्ड्स जाना पड़ेगा हमें। तो देखिए हम दोनों इक्वेटर पे चले गए। समझ में आई? एक और बार समझा देता हूँ, नहीं समझ में आई तो सीधा याद कर लेना, अभी याद करना भी सिखा दूंगा। 25 डिग्री की लाइन हमें ज्वाइन करनी थी, दोनों वाटर बॉडीज हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने ज्वाइन कर दी। बीच में दिस इज अ पीस ऑफ लैंड एंड दिस इज क्रिएटिंग ईच एंड एवरी न्यूसेंस। दिक्कत क्या हुई, दिस पीस ऑफ लैंड इज शोकेसिंग इट्स कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। इट मीन्स वार्म डेज मोर वार्मर, कूल डेज मोर कूलर। सो इफ वी हैपन टू ज्वाइन दिस 25 डिग्री आइसोथर्म, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, द ऑब्स्टेकल विल बी क्रिएटेड बाय दिस लैंड पीस। तो ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी और सेवरिटी इफेक्ट the temperature that we will observe on the land surface will be much lower than 25. So to achieve somewhat warm temperature we have to go or approach towards equator. So that's why we have approached towards equator. Now come to the statement, in winters isotherms from land to sea bend poleward. तो ये देखिए यहाँ poleward है, और यही अलग लैंग्वेज में दे दे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सी एंड गोइंग टूवर्ड्स लैंड द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड्स। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो याद क्या करना है, बस लैंड टू सी। वाई? बिकॉज वी आर लिविंग ऑन लैंड। जैसे कि कॉन्सेप्ट था कौन सा, यस वो जो 4 पोजीशंस थी हमारे अर्थ की, तो मैंने बताया था बस डे याद करिए, नाइट याद मत करिए। अंडरस्टूड? थोड़ा सा रिविजन कर लें। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, on which date we will have the longest day in the northern hemisphere? पॉज करके बोल लीजिए या अभी एकदम से बोल लीजिए। यस सबको पता है समर सोल्स्टिस, हमने सारी थिंग्स, हमने सारा कंसेप्ट ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही पढ़ा था, तो आपको समझ आना चाहिए। जुलाई 21, 22, 23 कोई भी डेट तो आपको ये पता, सॉरी जून, नॉट जुलाई, जून। सो जून इज द मंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 या 21 के पास आपके पास डेट आ जाएगी। सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं बोल रहा हूँ ऑन विच डेट वी विल हैव शॉर्टेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑन विच डेट वी हैव शॉर्टेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो वही हम डे का कंसेप्ट लगाएंगे, जहाँ लॉन्गेस्ट डे होगा वहाँ शॉर्टेस्ट नाइट होगा। तो अगेन द आंसर विल बी जून 21। समझ में आ गया? सो ऐसे ही इसको याद करना है। अब याद कैसे करना है मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। हम लैंड पे खड़े हैं तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लैंड एंड गो टूवर्ड्स सी। 2 शब्द बोल रहा हूँ, किसके प्रति आपके मन में भावना आएगी वार्म की, और किसके प्रति आपके मन में विचार आएगा कोल्ड का, ये मुझे बताइए। ये 2 वर्ड हैं, इक्वेटर एंड पोल। तो आपके कॉमन सेंस बिल्कुल करेक्ट है। पोल रिलेट्स विद कोल्ड एंड इक्वेटर हैव द वार्म फीलिंग। तो अब आपके पास अगर ये कॉमन सेंस है तो ये देखिए, समर्स में, गर्मियों में आइसोथर्म्स को कहाँ मुड़ना चाहिए, इक्वेटर वर्ड्स। गर्मियों में और गर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, तो हो गया याद। विंटर्स में आइसोथर्म को कहाँ मुड़ना चाहिए, पोल वर्ड्स, तो वहीं मुड़ रहे हैं। याद क्या करना है बस, यस दिस इज द मेन फ्रेज, फ्रॉम लैंड टू सी, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लैंड, वी आर लिविंग ऑन द लैंड। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ आइसोथर्म्स। और ये 2 है हमारे पास रिजल्ट। कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड ऑलवेज, बिकॉज वी लिव ऑन द लैंड। अगर समर्स है तो और समर लाइए, कैसे लाओगे, यस आइसोथर्म्स विल बेंड इक्वेटर वर्ड्स। अगर विंटर्स हैं तो हमको और विंटर चाहिए और ठंडा चाहिए, तो क्या होगा, आइसोथर्म्स विल बेंड पोल वर्ड्स इन विंटर्स। सो ऑब्जर्व दिस।
Now the very new topic, pressure and winds, very conceptual topic. Please concentrate on the board. This will be the basic class of pressure. So we will be studying now the pressure belts. प्रेशर कितना होता है 1013 2.5 ऐसे करके कुछ होता है मिली बार्स में, तो आपको पता होना चाहिए। सेवेंटी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो एवरेज हमारे पास प्रेशर रहता है उतना होता है। तो ये सब जो फालतू की चीज़ें ये आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ रहता है? यस, एट द सी लेवल। क्यों? पता ही आपको एयर प्रेशर की डेफिनेशन। अगर हम सी लेवल पे खड़े हैं तो इतना पूरा प्रेशर कॉलम है हमारे सर के ऊपर। अगर यही हम हिमालय पे खड़े हैं तो इतना सा प्रेशर कॉलम है हमारे सर के ऊपर। तो फिर आप देख सकते हो कि सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और तभी बोलते हैं माउंटेन्स पे जाके प्रेशर घट जाता है। आपके कानों में क्या हो जाता है? सुन्न हो जाते हैं, या जो भी होता है हवा भर जाती है, जो भी आप बोलते हो। क्यों? बिकॉज इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर द बॉडी प्रेशर इज मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो इसीलिए ये नोज ब्लीडिंग ये सब इसीलिए होता है। तो प्रेशर एंड विंड्स। नाउ वी विल स्टडी प्रेशर बेल्ट्स। तो प्रेशर बेल्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। So these are the heads under which we will study this diagram. देखिए, दो तीन चीज़ें हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सारा बेसिक्स बताता हूँ। देयर इज समथिंग नोन एज कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है ये इमेजिनरी फोर्स है। इट इज़ अ अपेरेंट फोर्स। समझ में आ गई बात है? तो ये फोर्स असली में एग्जिस्ट करता नहीं है, बस है। अगर फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं है तो हम क्यों लेते हैं इसे? फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पसेस। अब बात सुनिए, मैंने क्यों बताया कोरियोलिस फोर्स। इट इज़ अ डायरेक्शनल फोर्स, तो प्योरली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ एक्चुअल फोर्स। तो ये बस डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। 1% भी ये मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, ओनली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, हमारा ये ओरिजिन है। एयर इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बेंड द विंड्स इन राइट। तो ये विंड ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी। कोरियोलिस फोर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, हमको अपने आप को कहाँ बैठाना है? एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये रही विंड और हम बैठे हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बैठ के आप ऐसे नीचे देखिए। कोरियोलिस फोर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर विल बेंड द विंड्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो कहाँ हो गई? हेयर। तो यही छोटी सी स्टेटमेंट भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ चुकी है कि कोरियोलिस फोर्स इज provides both magnitude as well as direction. It is a wrong statement, only direction. क्यों? क्योंकि रियल फोर्स है ही नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कोरियोलिस फोर्स विल बेंड द एयर राइटवर्ड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को बैठाना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन में। जहाँ से भी सोर्स ऑफ ओरिजिन है, सोर्स ऑफ विंड है, ओरिजिन ऑफ विंड है, हमको अपने आप को वहीं बैठाना है। तो यहाँ बैठा के ऊपर देखिए तो कोरियोलिस फोर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ बेंड करेगा? राइट में बेंड करेगा। हम वापस उसी पॉइंट पे आके बैठेंगे, नीचे देखेंगे,
नीचे हमारे पास विंड जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहाँ मोड़ेगा, लेफ्ट में मोड़ेगा। तो ये देखिए लेफ्ट में मुड़ गई। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करना है, कोरियोलिस फोर्स स्टार्ट्स विद लेटर सी। यहाँ इक्वेटर बना के आप लिख दीजिए सी, ये बन गया। बस याद क्या करना है, हमें अपने आप को ओरिजिन पे बैठाना है, सी के ओरिजिन पे। तो अगर आप सी बना देंगे इक्वेटर पे तो और ओरिजिन में बैठा लेंगे अपने आप को, तो आपको समझ आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट विल एक्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन। समझ में आई बात है। अब आपको सारा कंसेप्ट यहाँ बता देता हूँ। ये मार्किंग कर दिया मैंने 25 डिग्री टू 35 डिग्री, 60 टू 65 डिग्री, 25 टू 35 डिग्री साउथ में ये, 60 टू 65 डिग्री साउथ में ये। दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। The first we will study is thermally induced pressure belt that are 3 in number. Which are these? The equatorial low pressure belt, सब लिखते रहिए यहाँ डाल के। This is equatorial low pressure belt, and 2 we have polar high. प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन तो पता ही है, अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मैंने आपको बताया था इन द टेम्परेचर में, फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर में, कि सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होना चाहिए। होता नहीं है वो अलग बात है, पर होना चाहिए। सो अगर यहाँ सबसे ज़्यादा सनशाइन पड़ रही है, सो ऑल द एयर विल गेट सक्ड इन। क्यों होगा? बिकॉज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर सबसे कम है। अगर प्रेशर एक पर्टिकुलर जगह कम होगा, सो द सराउंडिंग एयर विल ट्राई टू फिल दिस वैक्यूम, है ना। सो डेट्स वाई सारे जहाँ से, नॉट सारे जहाँ से, अच्छा, बट सारे जहाँ से यहाँ एयर सक्ड होगी। अंडरस्टूड? तो ठीक है भाई, हमने एयर सक्शन करवा लिया। यहाँ आ रही है एयर, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मैं रॉ डायग्राम बनाता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ एयर आ रही है और इस पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, फिर क्या होगा? यस, सबसे पहले क्या करोगे? ओरिजिन पे बैठाओ अपने आप को, ओरिजिन में बैठा लिया। आप क्या देखोगे? कौन सा हेमिस्फीयर है 0 डिग्री से ऊपर है? इट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ टर्न करना चाहिए बताइए सोच के। कहाँ टर्न करना चाहिए? यहाँ देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में टर्न कर रहा है, तो यहाँ कहाँ टर्न करना चाहिए? इधर या इधर? यस, वी आर सिटिंग एट द ओरिजिन, तो वहाँ से हम राइट देखेंगे, तो कहाँ टर्न करेगा? हियर। अब ऐसे ही खुद से शेक होने लग गया होगा कैमरा, माइक हिल गया है, अच्छा खासा हिला है। फिर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी आप अपना खुद डायग्राम बनाना आप सोच के। सो दीज विंड्स दैट आर ट्रैवलिंग, इनको क्या बोलेंगे हम? यस, दीज आर ट्रेड विंड्स। और सेकंड इनकी क्या बात है? दीज आर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों? बिकॉज मैंने बताया था द नोमेनक्लेचर ऑफ विंड्स विल बी डन फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जहाँ से भी वो ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ये देखिए, ईस्ट की डायरेक्शन से, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट की तरफ जा रही हैं। जाने का हमें कुछ नहीं चाहिए, ओरिजिन कहाँ है? ईस्ट में। सो ईस्टर्लीज। आई वॉज लुकिंग एट द कैमरा एंगल कि सही है या नहीं। इतना हो गया। सो दिस इज द थर्मली इंड्यूस्ड, पहले हमने
चीज़ देख ली, 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 10 डिग्री साउथ में हमको थर्मली इंड्यूस्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी। सो देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ एयर फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर, तो क्या होगा, और ऊपर से प्रेशर लो है तो क्या होगा, अगर सारे ग्राउंड लेवल से विंड्स आ रही हैं तो एक दूसरे टकराएंगी तो कहाँ जा सकती है, यस ऊपर, तो यहाँ से विंड्स ऊपर उठेंगी और वो कहाँ जाके बैठना चाहिए, थ्योरेटिकली ऑन द पोल्स। तो यहाँ से विंड्स ऊपर उठनी चाहिए और ये जाके बैठनी चाहिए, कोल्ड हो जाएगी ना, ऊपर जैसे जाओगे नॉर्मल लैब्स रेट आएगा तो कोल्ड हो जाएगी, तो फिर ये यहाँ जाके इधर बैठनी चाहिए एंड सेम गोज फॉर दिस, है ना। और यही चीज़ हमारे पास होगी सदर्न डायरेक्शन में भी। ठंडी हो जाएगी, बैठ जाएगी। सो दिस इज थ्योरेटिकल डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम हम अगली क्लास में करेंगे, पहले थ्योरी तो समझिए, पहले कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो द सेकेंड थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट वी विल बी स्टडिंग इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आप देख ही रहे हैं कि ये जो विंड आ रही है ये धीरे धीरे नॉर्मल लैप्स रेट से अपर एयर में ठंडी हो चुकी है एंड दैट्स व्हाई इट इज सबसाइडिंग एट बोथ द पोल्स। तो अब ये जब यहाँ बैठ जाएगी तो यहाँ से ग्राउंड से एयर चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे। क्यों भाई ऐसे ही क्यों, वापस विंड डायरेक्शन देखिए, कोरिलेस फोर्स देखिए, ऊपर से आ रही है नीचे और एकदम ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज जैसी है तो ऐसे चलेगी, और यहाँ कैसे चलेगी, ऐसे ही। Understood? So we have covered the thermally induced pressure belts. The first one is equatorial low pressure belt. Why? Because due to huge temperature, the pressure will be very low. So all the surrounding air will be sucked in the equatorial pressure belt. Hence we have equatorial low pressure belt. जैसे ही ये दोनों एक दूसरे टकराएंगी, दोनों नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स, तो ये ऊपर उठेंगी। जब ये ऊपर उठेंगी तो कहीं तो जाएंगी, तो अपर एयर डाइवर्जेंस करेंगी। ग्राउंड पे तो कन्वर्जेंस हो रहा है, अपर एयर डाइवर्जेंस करेगी। अपर एयर डाइवर्जेंस करके कहाँ जाएगी, दोनों पोल्स पे जाके नीचे वापस सबसाइड हो जाएगी। क्यों होगी, बिकॉज ऊपर की हवा में ठंडी हो चुकी है। फिर नीचे से ये एज अ पोलर ईस्टर्लीज चलेगी, तो इनका नाम क्या हो गया विंड्स का, पोलर ईस्टर्लीज। पोलर क्योंकि पोल पे है, और ईस्टर्लीज क्यों, यस नोमेनक्लेचर ऑफ विंड्स फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सोर्स। कहाँ है ये, ईस्ट है वेस्ट है, यस ईस्ट में है, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो पोलर ईस्टर्लीज। ये कौन सी हो गई, द ईस्टर्लीज और द निकनेम ट्रेड विंड्स, तो ये हो गई ट्रेड विंड्स। द जोन वेयर द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर विल कन्वर्ज इज नोन एज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली थी यूपीएससी ने, तो किसी को पता नहीं था। किसी कोई बोलता है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कोई ITCZ बोलता है, कोई बोलता है इक्वेटर कोई ITCZ बोलता है, हमेशा इक्वेटर पे ही ITCZ रहता है। तो दीज आर ऑल द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। द करेक्ट डेफिनेशन इज ITCZ इज द बैंड और इज द रीजन वेयर द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर विल कन्वर्ज। अंडरस्टूड। एक ऊपर वाला पॉइंट देख लीजिए, सन की डायरेक्शन, सन अपनी डायरेक्शन करता है कहाँ से, इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वापस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो विद द कॉन्सोनेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द सन, these pressure belts will also move. All the pressure belts, no, the polar belts, the polar high pressure belts will not move, and rest of the belts will move with the movement of the sun. तो क्या होता है, हम इंडियन मानसून में पढ़ेंगे ये चीज़, ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट, जब भी साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, कब आता है ये, जून जुलाई इन सब के महीने में, तो क्या होता है, दिस ITCZ विल शिफ्ट टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज।
ठीक है, तो उसके पास जाता रहता है ये, उसके बाद इससे भी ऊपर निकल जाएगा, पर उस टाइम इसके पास ही रहेगा। ग्रेट प्लेन्स पे बोल सकते हो या फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे बोल सकते हो। तो उसको बोला जाता है मॉनसून ट्रफ, मॉनसून ट्रफ या मानसून लो। लो और ट्रफ एक ही बात है, अंडरस्टूड। और लो क्यों? क्योंकि वहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है बोथ द ट्रेड विंड्स, और जहाँ कन्वर्जेंस होगा इसका मतलब वहाँ से ऊपर उठेंगे, इसका मतलब वहाँ बहुत लो प्रेशर है। ये सब चीज़ अब इंटर रिलेशन में चलेगी, सब चीज़ कंपैरेटिवली है, एक दूसरे से कंपैरिजन में। मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि 40 डिग्री सेल्सियस इज़ कोल्डर इफ़ वी कंपेयर इट विद द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने 3 प्रेशर बेल्ट दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी हैव डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट दैट इज 4 इन नंबर्स। कौन सी ये 4 हैं? पहली है 25 टू 35 डिग्री के बीच में। सो दिस प्रेशर बेल्ट क्या बोलते हैं इसे? सब ट्रॉपिकल हाई। तो अब आपको समझ में आ गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर हमारे पास एक और बच गई 60 टू 65 में। सो ये वाली कौन सी है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फिर यहाँ क्या आ जाएगी? पोलर हाई। ऐसे ही सेम वी विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज 25 टू 35 में क्या आएगी हमारे पास? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और यहाँ हमारे पास कौन सी आ जाएगी? 60 टू 65 में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई वी हैव। सो दिस इज द फुल डायग्राम। एक विंड बच रही है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिकली इंड्यूस्ड। इट मीन्स अब टेम्परेचर का कोई खेल नहीं है इधर। टेम्परेचर हैज़ लेस और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। थर्मली में हमने ये पढ़ा था कि विंड्स, द ट्रेड विंड्स विल कन्वर्ज एट ग्राउंड इन द ITCZ जोन एंड देन दे विल लिफ्ट अप। जैसे ही वो लिफ्ट अप होंगी थ्योरेटिकली तो उनको जाके पोल्स में सबसाइड होना चाहिए, बट जैसे ही वो ठंडी होंगी तो वो भारी हो जाएंगी, और जैसे वो भारी होंगी तो वो अपना दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर होल जर्नी। सो दैट्स वाई दे विल कहाँ बैठ जाएंगी? दे विल डिसेंड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर बेल्ट पहले से थी और ये विंड को जाके वहीं सबसाइड हो रहा है या डिसेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एयर और विंड भारी हो गई है और ये जहाँ भी वो सबसाइड हुई उसका नाम हमने रख दिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सो दैट्स वाई टेम्परेचर हैज़ नो रोल इन असाइनिंग द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बट इट इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड। तो अब जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लिखाया था कि भाई यहाँ जो मैंने बोला था कि टेम्परेचर के फैक्टर्स में मैंने लैटिट्यूड्स की बात की थी, और मैंने बोला था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हमको वी फाइंड मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स दैट टू एट द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये तो दिक्कत होगी भाई, अगर हमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे ही मिल रहा है तो वहाँ से तो एयर असेंड होनी चाहिए, ना कि डिसेंड। जैसे हमें इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा कि देयर इज़ अ हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर तो असेंड हो रही है एयर, तो यस इट इज़ कन्फर्मिंग विद द लॉज ऑफ फिजिक्स। बट ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हमको एयर डिसेंड होते ही मिल रही है, जबकि टेम्परेचर हमारे पास सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है, इक्वेटर में तो पाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि क्लाउड कवर एंड कंटिन्यूस रेन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। तो ये दिक्कत थी वो, तो तभी ये आ गया डायनामिकली इंड्यूस्ड, इट इज़ नॉट थर्मली इंड्यूस्ड। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कंसेप्ट्स याद रखिए, अगर आपको टीचर बनना है तो यस यू विल एबल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट और आपको अपने ज़ुबान में बोलना आना चाहिए। बट अगर आपके पास UPSC में क्वेश्चन आ गया ये, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो स्टेटमेंट्स विल बी वेरी इजी। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपको समझ आएगा। So as the air becomes cool in the upper atmosphere, so it will descend at the subtropical high pressure belt. That's why dynamically induced. हालांकि we have the highest temperature in this latitude,
but on the other hand we have subtropical high pressure belt. It means the air is descending and not ascending in this pressure belt. As this is subtropical high pressure belt, so एक और नाम निकनेम इसे दे दिया गया है, that is हॉर्स लैटिट्यूड्स. हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों दिया गया, बात सुनिए मेरी. ये जो मैंने अभी बताया इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसका भी एक नाम है, बोला जाता है डोल्ट्रम्स. क्यों बोला जाता है? एक ट्रेडर है, एक मर्चेंट है पुराने एरा में, वो इक्वेटर से जर्नी स्टार्ट करता है. उसको जाना है कहीं, मान लीजिए नॉर्वे जाना है. वो क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करता है. बट दीज ट्रेड विंड्स और ईस्टर्ली विल अगेन फोर्स हिम बैक टू द इक्वेटर. क्यों? उस टाइम मोटराइज थिंग नहीं थी, उस टाइम बाय द विंड्स वी सेल. वो चलो बोलता है चलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुझे नहीं जाना, तो अर्जेंटीना में जाके आता हूँ. वो अर्जेंटीना के साइड अपना रुख मोड़ता है, बट अगेन ड्यू टू द ट्रेड विंड्स वो वापस आ जाता है इक्वेटर पे. सो पहले के ज़माने के लोगों को समझ नहीं आता था कि कहाँ जाए हम. अगर ऊपर जाएंगे तो भी ट्रेड विंड्स का सामना करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो भी, एंड मोटराइज थिंग्स नहीं थी उस टाइम. सो डेट्स वाई इट इज़ नोन एज डोल्ट्रम्स. कैसे ना कैसे निकल गया यहाँ से. अब वो पहुँच गया इस वाले जोन में. नाउ इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में वैसे ही हाई प्रेशर है. एंड द प्रीवियस मर्चेंट्स यूज टू ट्रेड हॉर्सेज वाया द सी रूट. तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता था कि बोट आगे ही नहीं चल पाती थी, तो दिक्कत हो जाती थी. तो हम ये क्या करते थे, यस, दीज मर्चेंट्स यूज टू डंप हॉर्सेज इन दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड. डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स. क्योंकि वैसे ही हाई प्रेशर है, तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है बोट पे, और ऊपर से आपके पास वेट इतना ज़्यादा है बोट पे, तो बोट आगे चल ही नहीं पाती. तो इससे अच्छा आप घोड़े, एक दो घोड़े को फेंक दो पानी में, तब बोट विल सेल थ्रू. समझ में आया? इसको ऑब्जर्व कीजिए. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. नाउ आगे चलते हैं, जो एक विंड बची हुई है. अच्छा, ये लाइन यहाँ से बस थोड़ा सा मिटा देना, ये वाली लाइंस. नाउ हमारे पास है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. इट मीन्स वी हैव डिसेंडिंग एयर लिम्स. अगर डिसेंड हो रही है एयर लिम्स, तो जैसे ही ग्राउंड पर टकराएंगी वो दो डायरेक्शन में बाइफर्केट हो जाएंगी. एक डायरेक्शन हमने पढ़ ली, डेट इज़ द ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज. तो एक तो हमने पढ़ ली. अब दूसरी कहाँ जाएगी? यस, दूसरी जाएगी ऊपर, पोलवर्ड्स जाएगी. तो वो कैसे जाएगी? अब छोटा डायग्राम लग रहा है ना, पहले बड़ा लग रहा था ये. तो वो जाएगी ऐसे. अब आप बोलोगे यार ऐसे क्यों जाएगी? देखिए, इन दो सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच का एरिया हम देख रहे हैं. मैंने बोला जैसे ही ग्राउंड पे टकराएगी, द मोमेंट इट विल टच इज ग्राउंड, इट विल बाइफर्केट इनटू टू स्ट्रीम्स. द वन स्ट्रीम इज बिकमिंग द ट्रेड विंड्स. तो दूसरी कहाँ जाएगी? ऊपर जानी चाहिए. ये लीजिए ऊपर भेज दी. कहाँ हम बात कर रहे हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में. नदर्न हेमिस्फीयर अप्लाई द कोरियोलिस फोर्स. कहाँ जाएगी? राइट डायरेक्शन. सो डेट्स वाई इन दिस डायरेक्शन. और यही पर्टिकुलर कंसेप्ट फिनोमिना आप साउथ में लगा दो तो कहाँ जाएगी? समझ में आ गई? सो दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज. क्यों वेस्टर्लीज? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से. कहाँ जा रही है? ईस्ट में. तो ओरिजिन से देखिए वेस्टर्लीज. आगे समझ में? मिटा के एक बार अच्छे से बता देते हैं.
दिस इज ITCZ और इक्वेटोरियल रीजन बोल सकते हैं, बट ITCZ की डेफिनेशन क्या है? द रीजन वेयर द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द टू हेमिस्फीयर्स विल क्या होगी? कन्वर्ज। तो ये है ITCZ की डेफिनेशन, बट नॉर्मली हम फिगर में इक्वेटर पे बना देते हैं। बताइए नेमिंग क्या क्या होनी चाहिए? अब आप बताइए सारी चीज़ें। दिस इज़ 0 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ क्या होती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 25 to 35 डिग्री साउथ वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अंडरस्टूड? देन इसके ऊपर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड सबसे ऊपर पोलर हाई, नीचे भी सबसे पोलर हाई। ये कौन सी हो गई? वही रिफ्लेक्ट कर दीजिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सो दीज आर ऑल द प्रेशर बेल्ट्स। मैंने 2-3 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट बताई हैं। पहली बात तो with the apparent movement of the sun all the pressure belt will shift except the polar high। thermally induced कौन सी है? the equatorial low and the polar high, so 3 in number। dynamically induced कौन सी है? 4 बेल्ट हैं। कौन सी? 1 2 3 4, so 2 subtropical high and 2 subpolar low। winds की डायरेक्शन देख लें, कोरियोलिस फोर्स अप्लाई कीजिए, ये डायग्राम खुद से बनाइए। ITCZ से तो विंड्स ऊपर उठ रही है, इसका मतलब दोनों साइड से कन्वर्ज कर रही हैं, तो सब ट्रॉपिकल हाई दोनों साइड से कन्वर्ज कर रही है विंड्स। अगर यहाँ से विंड यहाँ आ रही है और हमें कोरियोलिस फोर्स लगाता हूँ तो किस साइड होनी चाहिए? सदर्न हेमिस्फीयर में। यस, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा ध्यान रखिए। सो दीज आर द ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोलते हैं इसे, ऊपर वाली पोलर ईस्टर्लीज हो जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई, जैसे ही विंड नीचे द विंड टचेस द ग्राउंड इट विल डाइवर्ज इनटू 2। तो एक तो यहाँ गई और एक ऊपर जाएगी, तो जानी सीधी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट, एंड देन अगेन पोलर ईस्टर्लीज। यहाँ भी वही काम होगा। इधर क्या होगा? polar easterlies, these are westerlies, these are tropical easterlies or trade winds। subtropical high pressure belt or horse latitudes, equatorial region or doldrums। this is all regarding the pressure belts। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और अगर आपके कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर्ड, अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए हमारी क्लासेस, ताकि चैनल कैन ग्रो एंड वी कैन प्रोवाइड यू मोर क्वालिटी कंसेप्ट्स। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।